आज का अपना टॉपिक रहेगा वर्ब। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ब जो है वो होती क्या है। वर्ब क्या होती है भाई। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रिया। अब क्रिया का मतलब क्या होता है। क्रिया का मतलब क्या होता है, काम का जहाँ पे करने या होने का बोध हो, जो आप हिंदी में पढ़ते हो इसकी परिभाषा क्रिया की है ना। अब हिंदी में तो सिंपल होता है, वर्ब को पहचानने का तरीका क्या होता है, हिंदी में सिंपली आप पहचान सकते हो जहाँ पे आपको आखिर में ना दिखे, है ना। करना, खाना, पीना, सोना, चलना, उठना, बैठना, है ना। ये सारी की सारी चीजें अगर आपको दिखती है वो होती है वर्ब। ये तो हुई हिंदी की बात। अब इंग्लिश में वर्ब क्या होती है। इंग्लिश में वर्ब होती है जो डिनोट करती है किसी एक्शन को या फिर स्टेट को। ठीक है। वर्ब क्या होगी, किसी एक्शन को डिनोट करेगी या फिर किसी स्टेट को बताएगी, उसको भी हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश में वर्ब को पहचानने का तरीका क्या रहेगा, इंग्लिश में आप वर्ब को कैसे पहचानोगे। इंग्लिश में वर्ब जो होती है वो उसकी हमारे पास होती है फॉर्म्स। क्या होती है, फॉर्म्स। वर्ब की फॉर्म पढ़ी आप लोगों ने बचपन में, पढ़ी होंगी ना। गो, वेंट, गोन पढ़ी है। सी, सा, सीन पढ़ी है। कम, केम, कम, रीड, रीड, रीड पढ़ी है। ये सारी होती थी वर्ब की फॉर्म्स होती थी। ठीक है। मेनली वर्ब की फॉर्म होती हैं तीन, और कई बार हम पांच फॉर्म भी बोल देते हैं। उस पांच फॉर्म में क्या क्या इंक्लूड रहेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये तीनों फॉर्म तो रहेंगी सेम जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हो। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है, एस या फिर ईएस फॉर्म होती है। ठीक है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होगी, आईएनजी फॉर्म होगी। तो आईएनजी फॉर्म और एसआईएस फॉर्म को मिला के टोटल वर्ब की फॉर्म कितनी बन जाती है, पांच बन जाती है। अदरवाइज मेनली वर्ब की तीन फॉर्म ही होती हैं। ठीक है। जिनको आप लोग पढ़ते भी हो, बचपन में पढ़ी भी होंगी आप लोगों ने, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो वर्ब होती क्या है, वर्ब होगी जो डिनोट करेगी किसी एक्शन को, एक्शन यानी कि किसी काम को डिनोट करेगी या फिर किसी स्टेट को बताएगी, उसको भी हम वर्ब बोलते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ब के टाइप्स की। ठीक है। वर्ब के टाइप्स कौन से होते हैं। देखो वर्ब को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वर्ब के टाइप होते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब देखो मेन वर्ब का मतलब क्या हुआ, मेन का मतलब क्या हुआ, जो मेन मतलब प्रमुख होता है। ठीक है। हेल्पिंग का मतलब क्या हुआ, जो हेल्प कर रहा होगा किसी की। अब ये हेल्प किसकी करेगा, किसी और की नहीं करेगा। हेल्प किसकी करेगा, मेन वर्ब की ही हेल्प करेगा। तो मेन वर्ब तो बहुत सारी होती है जो आप लोग पढ़ते हो। गो है, कम है, रीड है, राइट है, ये सारी की सारी, स्पीक है, लिसन है, ये सारी की सारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है जितनी भी होती है। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब कुछ होती है। कौन सी होती है, देखो एक तो होती है बी। बी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब बी से कौन सी हेल्पिंग वर्ब बनती है, देखो बी से बनेगी आपकी इज बनेगा, एम बनेगा, आर बनेगा। ठीक है। इसके अलावा बी से और क्या बनेगा, वाज बनेगा और वर बनेगा। बी की ये फॉर्म्स होती है, आपको पता होगा बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, बी, इज, एम और आर। बी की जो सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होगी, वाज और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। और थर्ड फॉर्म आपको पता है कभी भी अकेली नहीं आती है। तो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये दोनों होंगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसके अलावा हैज, हैव और हैड, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। डू, डज और डिड, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और लास्ट होता है आपका मॉडल्स। ठीक है। तो मेनली अगर कोई आपसे पूछे हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, तो मेनली हेल्पिंग वर्ब होती है चार। कौन सी होंगी, फर्स्ट होगी आपकी बी, जिससे आपकी दो हेल्पिंग वर्ब बनती है, इज, एम, आर और वाजवर। उसके बाद होगी आपकी हैज, हैव और हैड। उसके बाद होगी आपकी डू, डज और डिड। और लास्ट में होगा मॉडल्स। ठीक है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी मेन वर्ब का काम भी कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स आपके सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम ही करते हैं, ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते। ठीक है। एक तरह से देखो तो जो मॉडल्स होते हैं वो होते हैं घर के लड़के। लड़के होने का मतलब क्या हुआ भाई, देखो जैसे आप लोगों के घर में खाना कौन बनाता है, मम्मी बनाती होगी। अब घर में अगर मम्मी प्रेजेंट है, आप क्या करते हो, किचन में मम्मी की हेल्प करते हो।
हेल्प करते हो तो आप कौन सी फॉर्म में हो, मेन फॉर्म में हो कि हेल्प वाली फॉर्म में हो, हेल्पिंग फॉर्म में हो। अगर मान लो बाई चांस ऐसी कोई दिक्कत हुई, कोई सिचुएशन हुई कि मम्मी कहीं चल जाना पड़ गया, उनको कोई काम हो गया, वो टाइम से घर नहीं पहुंचे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम खुद खाना बनाने जाएंगे। अब अगर मम्मी नहीं है तो हम किसी की हेल्प थोड़ी ना कर रहे हैं, हम क्या है, मेन फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है जो हमने अभी पढ़ी, बी, हैज और डू, ये क्या होंगी, अगर हमारे पास कोई मेन वर्ब प्रेजेंट तो है तो ये तो ये क्या करेंगी, हेल्प करेंगे उनकी। और अगर कोई मेन वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेंगी, फिर खुद ही मेन फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है। अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो अब ये घर के लड़के हैं, लड़के कैसे हैं, अगर मम्मी है तो ठीक है, मान लो हेल्प करवा दी, अगर मम्मी नहीं है तो हम खाना नहीं बनाएंगे, बाहर से ऑर्डर करके खा लेंगे, है ना। तो ये जो मॉडल्स होते हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब ना हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे, हमेशा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे। और क्या होगा, अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं तो इनके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर प्रेजेंट होगी। तो अगर इनके बाद मेन वर्ब प्रेजेंट है तो वो कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो मॉडल्स के बाद क्या आता है, हमेशा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मॉडल्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं अगर मेन मेन मॉडल्स की बात करूं तो कौन से होते हैं, होता है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to। ठीक है, ये हमारे मॉडल्स होते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to और यूज्ड टू, ये आपके मेन मेन मॉडल होते हैं। ठीक है। अब इनके बाद क्या होगा, इनके बाद जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़े तो आपको कौन सी यूज कर, इनके बाद जब भी आपको मेन वर्ब यूज करनी पड़े तो आप कौन सी यूज करोगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करोगे। ठीक है। अगर मान लो इन सभी मॉडल्स के बाद आपको बी दे रखा है, अगर मॉडल के साथ बी दे रखा है तो उसके बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो, या फिर क्या यूज कर सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर मॉडल के बाद आपको हैव दे रखा है तो आप हमेशा इसके बाद में क्या यूज करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। तो आपको तीनों ही स्ट्रक्चर जो है वो पता होनी चाहिए कि अगर मॉडल्स हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद मेन वर्ब आएगी, वो कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब अगर ये जो मॉडल्स हैं इसके बाद बी दे रखा है तो उसके बाद या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करो या फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो। और अगर मॉडल्स के बाद हैव दे रखा है तो उसके बाद आप क्या यूज करोगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, मॉडल्स के बाद क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी वर्ब की जो होती है उसके ऊपर। ठीक है। वर्ब की अगली कैटेगरी कौन सी होगी, वर्ब की अगली कैटेगरी जो है वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का मतलब क्या है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, आई एन का मतलब क्या होता है, इधर नेगेटिव होता है, यानी यहाँ जो कुछ भी होगा वो नेगेटिव होगा। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, हिंदी में हम इनको बोलते हैं अकर्मक और सकर्मक। ठीक है। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसके बाद कर्म नहीं होता है। सकर्मक कौन सी होती है, जिसके बाद कर्म होता है। तो हमारे पास ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी रहेगी, जिसके बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी रहेगी, जिसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं आता। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव के बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है। यही डिफरेंस रहेगा दोनों ही वर्ब के टाइप में। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आने का क्या मतलब हुआ, देखो
और हमें कैसे पता लगेगा कि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। देखो मैं कुछ वर्ब लिखती हूँ। मैंने लिखा ही वेंट। अब आपको पता है जो भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है जो अपने आप में एक कंप्लीट, ठीक है। मैंने बोला ही वेंट, वह गया। मेरे को ये बात बताओ, क्या ही वेंट बोलने से सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ ना? मीनिंग तो कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद भाई अगला पूछेगा कि कहाँ गया, क्या करने गया, पूछेगा ना। तो अगर आप इसके बाद कहाँ का जवाब देते हो, आपने लिखा दिल्ली, वह गया, कहाँ गया, दिल्ली। अब वेंट के बाद हमने जवाब किसका दिया है? वेहर का। तो ये जो हमारी वर्ब रहेगी, ये वर्ब कौन सी रहेगी? इन ट्रांजिटिव वर्ब रहेगी। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसको अपने बाद आंसर चाहिए या तो वट का या फिर हुम का, ठीक है। अगर आपको किसी भी वर्ब के बाद वट या फिर हुम का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब वो वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है। और इसके अलावा आपको वेहन, वेहर, वाहे, हाउ जिसका भी आंसर मिल रहा है, इसका मतलब वो वर्ब क्या है? इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अभी देखेंगे कि अगर मान लो ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, दिक्कत हो सकती है हमारे लिए। अब दिक्कत होगी तो उसका सोल्यूशन भी निकाला जाएगा, उसका सोल्यूशन भी मीनिंग तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना सेंटेंस का। तो वो भी देखेंगे आगे कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो क्या करेंगे, और अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो क्या करेंगे। दोनों ही प्रॉब्लम है, दोनों ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें आगे मिलेगा। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखो, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है जिसको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है जिसको अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। ध्यान रख लोगे, ठीक है। अगर वट हुम का आंसर मिल रहा है मतलब वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन वर्ड का आपको आंसर मिल रहा है, इसका मतलब वो वर्ब कैसी है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे एक और टाइप होता है हमारे पास वर्ब का, वो टाइप कौन सा है? वो टाइप है आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या हुआ? कुछ एग्जाम्पल लिखते हूँ मैं पहले। मैंने लिखा मैंने लिखा आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। देखो यहाँ पे दो वर्ब दे रखे हैं, एक वर्ब दे रखी है क्या, एक वर्ब दे रखी है क्या, ठीक है। आगे और सेंटेंस मान लो मैंने आई की जगह पे क्या लिख दिया? ही लिख दिया, ही वॉन्ट्स। अब जैसे ही हमने ही लिखा, ही लिखते ही वॉन्ट के साथ क्या लग गया? अस लग गया है ना, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस सी एस का यूज करते हैं। तो हमने लिखा ही वॉन्ट्स टू बिकम ए डॉक्टर। अब ऐसे ही मान लो एक और सेंटेंस लिख दो। अब मैंने क्या किया? टेंस को पास्ट में लिख दिया, ठीक है। पास्ट में लिखने से क्या हुआ? वर्ब की हमारे पास सेकंड फॉर्म आ गई। यहाँ पे वॉन्ट्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया? ही वॉन्टेड टू बिकम ए डॉक्टर। तीन सेंटेंस लिखे मैंने। एक बार आई के साथ यूज किया हमने वर्ब का, एक बार ही के साथ हमने यूज किया वर्ब का, एक बार हमने वर्ब को पास्ट टेंस के साथ लिखा है, ठीक है। मैंने आई वॉन्ट लिखा, ही आते ही के साथ वॉन्ट्स हो गया, और ही आते ही टेंस चेंज अगर हम करेंगे तो क्या हो गया? वॉन्टेड हो गया। अब देखो क्या हमने बिकम के साथ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने बिकम के साथ एस लगाया है, ये लगाया ना। यहाँ पे हमने बिकम की सेकंड फॉर्म यूज की, वांट की तो सेकंड फॉर्म यूज कर दी, लेकिन बिकम की सेकंड फॉर्म यूज नहीं की। यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वही बिकम है, यहाँ भी वही बिकम है, और यहाँ भी वही बिकम है। तीनों जगह ही ना तो टेंस के अकॉर्डिंग ना ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिकम चेंज हुआ, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब हमारी कौन सी रहेगी? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब रहेगी जो हमारी टेंस के साथ या फिर
सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाती है। जैसे वॉन्ट चेंज हुआ था, तीनों ही सेंटेंस में वॉन्ट चेंज हुआ है। तो फाइनाइट वर्ब हमारी कौन सी हो जाएगी, जो या तो टाइम के साथ या फिर सब्जेक्ट के साथ आपकी चेंज हो जाए, ठीक है, वो क्या रहेगी, आपकी फाइनाइट वर्ब रहेगी। अब नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी रहेगी, देखो नॉन मतलब नहीं, यानी जो आपकी टाइम के साथ या फिर सब्जेक्ट के साथ चेंज ना हो, ठीक है। जो चेंज हो जाए वो आपकी होगी फाइनाइट, और जो चेंज ना हो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी नॉन फाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। अब फाइनाइट के टाइप्स आपको पता ही है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो हमेशा चेंज होती रहती है। नॉन फाइनाइट के क्या क्या टाइप होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो आपकी 3 टाइप की होती है। अब वो 3 टाइप कौन से होते हैं, सबसे पहला टाइप आपका होता है इन्फिनिटिव, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप होता है जीरन, और तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरा टाइप होता है पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपकी 3 टाइप की होती है, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव के भी फर्दर 2 टाइप होते हैं, कौन से होते हैं, एक को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, और दूसरे को हम बोलते हैं क्या, ठीक है। अब जीरंड का कोई टाइप होता नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपल के होते हैं 3 टाइप होते हैं पार्टिसिपल के, कौन से होंगे, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है क्या, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के 3 टाइप रहेंगे, आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, नहीं परफेक्ट, ठीक है। चिल्ड्रन का कोई टाइप होता नहीं है। इन्फिनेटिव के 2 टाइप होंगे, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी उससे पहले भी कुछ नहीं और उससे आगे भी कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। टू इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जिरंड का मतलब क्या हुआ, जिरंड का मतलब होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या रहेगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये इनकी पहचान होती है। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, दिक्कत क्या आ गई, जिरंड में भी क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी, और पार्टिसिपल में भी क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारा जिरंड है या फिर पार्टिसिपल है, भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आप देखोगे कि हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब वो हो तो दोनों ही सकते हैं, जिरंड भी हो सकता है और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। अब आपको कैसे पता लगे ये जिरंड है या फिर पार्टिसिपल, वो पता लगेगा इनके काम से, ठीक है। काम क्या रहेगा, जो आपका इन्फिनेटिव है और जिरंड है, ये दोनों ही आपके काम करते हैं किस चीज का, नाउन का, और जो पार्टिसिपल होता है वो किस चीज का काम करेगा, वो काम करेगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपको पता रहेगा कि हाँ अगर नाउन का काम कर रहा है सेंटेंस में तो क्या रहेगा, जिरंड रहेगा, और अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो क्या रहेगा, पार्टिसिपल, ठीक है। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस जहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये चीज आती है। अब आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब जो होती है उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एग्रीमेंट आप समझौता जिसको बोलते हैं, कि जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, एग्रीमेंट यही था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब इस चीज का यूज कैसे होता है देखते हैं, मैं 2-4 सेंटेंस लिख
चलिए 4 सेंटेंस लिखे हैं मैंने, कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि कहाँ पे हम करेंगे, कहाँ पे हम प्लूरल यूज। ठीक है, देखो सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है काउंटिंग स्टार्स या फिर आर ऑलमोस्ट पॉसिबल। अब देखो आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गए स्टार्ट, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन कहाँ पे स्टार्ट होगी। आपने यहाँ पे क्या देखा, स्टार्स देख के आप क्या सोचोगे, कैसा है ये, प्लूरल है, और प्लूरल देख के आप इसके साथ में कौन सा यूज कर दोगे, हेल्पिंग वर्ब आप प्लूरल यूज कर दोगे। आप लोग क्या यूज कर दोगे, आर का यूज कर दोगे, जबकि आर का यूज यहाँ पे गलत है, आर नहीं आएगा, क्या आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगले में अगला वाला तो बिल्कुल सही कर दोगे, क्योंकि हाँ तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ स्मोकिंग लिखा। और ये आप बहुत बार देखते भी हो, आप कहीं भी मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग के साथ तो इज आता है फॉर श्योर। ठीक है, स्मोकिंग सिगरेट्स। अब यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे आपने क्या देखा, क्या लिखा हुआ है, सिगरेट्स लिखा हुआ है। अब सिगरेट्स होने का मतलब सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, और उसके साथ में आप यूज किसका कर दोगे, आर का, जबकि आर का यूज यहाँ भी गलत है, क्या आएगा, जाएगा। ठीक है, अगले में देखो बार्किंग डॉग्स। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, बाइट आएगा, यहाँ पे बाइट से नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है। अब रीजन देखो, आपको सबसे पहले यही पहचानना सीखना होगा कि हमारा जीरंड है या फिर पार्टिसिपल है। देखो अगर मैं बात करूं, जीरंड हमारा काम करेगा किसका, नाउन का। ठीक है, इन्फिनिटिव भी किसका काम करेगा, नाउन का। और अगर ये नाउन का काम कर रहे हैं, इसका मतलब नाउन का काम करें, इसका मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। अब पार्टिसिपल किस चीज का काम करेगा, एडजेक्टिव का। अब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब ये खुद आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसके बाद जो भी नाउन लिखा हुआ होगा सेंटेंस में, वही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं। अब ये होती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये आईएनजी हमारा नाउन है या फिर आईएनजी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है, आप थोड़ी सी हिंदी बनाओ। ठीक है, हिंदी बनाओगे ना तो आपको खुद पता लगेगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। देखो दो चीजें होती हैं, जब भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी जीरंड होता है, काम करता है, तो इसके बाद भी आपका नाउन लिखा जा सकता है। जब भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका एडजेक्टिव का काम करता है, तब भी इसके बाद कोई भी नाउन लिखा जा सकता है। अगर ये जीरंड का काम करेगा तो इसके बाद लिखा गया नाउन क्या होगा, इस जीरंड का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब जीरंड का अगर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सेंटेंस में वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब अगर ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है तो ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा नहीं, फिर सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये वाला नाउन आपके सेंटेंस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना है कि ये जीरंड है या फिर पार्टिसिपल है। अगर ये जीरंड तो है तो इसके बाद वाला नाउन आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा नहीं। अगर ये पार्टिसिपल है तो इसके बाद वाला नाउन आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब पहचानोगे क्या, थोड़ी सी हिंदी बनाओ, आपको खुद पता लग जाएगा। पहला देखो मैंने लिखा स्मोकिंग काउंटिंग स्टार्स। ठीक है, तारों को गिनना जो है वो लगभग असंभव है। जहां भी आपको लास्ट में ऐसे मिले ना, गिनना, करना, खाना, पीना, ऐसे इस टाइप से अगर कोई चीजें मिले, इसका मतलब वो क्या है, आपका जीरंड है। और जीरंड है तो इसके बाद वाला नाउन क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में सब्जेक्ट सेंटेंस में वर्ब यूज होगी नहीं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा काउंटिंग स्टार्स, अब हिंदी बनाओगे तो क्या बनेगा, तारों को गिनना। अब इसका मतलब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये किस चीज का काम करेगा, ये काम करेगा आपका जिरंड का। अब जिरंड है तो जिरंड के बाद ये वाला नाउन क्या रहेगा, जिरंड का ऑब्जेक्ट रहेगा। और अगर ये जिरंड का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आई, फिर सिंगुलर आई, इसके अकॉर्डिंग यूज नहीं हो गई। ऐसे ही अगले में देखिए हमने लिखा स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पे ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये क्या है, जिरंड है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो धूम्रपान करना ना आया है ना लास्ट में, इसका मतलब ये क्या है, जिरंड है। और जिरंड किसका काम करेंगे, नाउन का काम करेंगे, तो नाउन के साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दे भी नहीं रखा। तो नाउन जिरंड होगा तो जिरंड के साथ आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अगला देखो स्मोकिंग सिगरेट्स। अब की बार क्या होगा, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, सिगरेट पीना ना आ रहा है ना, इसका मतलब ये भी किसका काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। ये वाला स्मोकिंग भी क्या रहेगा,
जीर्ण रहेगा। और अगर ये जीर्ण है, इसका मतलब इसके बाद ये जो नाउन आया है ये क्या रहेगा, जीर्ण का ऑब्जेक्ट रहेगा। और अगर ये जीर्ण का ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब नहीं आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, स्मोकिंग के अकॉर्डिंग आएगी। और स्मोकिंग के हिसाब से वर्ब कैसी रही हमारी, सिंगुलर रही। तो स्मोकिंग सिगरेट्स इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट या फिर बाइट्स। अब इसकी हिंदी बनाओ, क्या बनेगी, बार्किंग डॉग्स, भौंकते हुए कुत्ते कभी काटते नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे मिले कि करते हुए, चलते हुए, भौंकते हुए, खाते हुए, पीते हुए, इसका मतलब वो क्या है आपका, वो है आपका पार्टिसिपल, ये है आपका पार्टिसिपल। और ना मिले वो क्या है आपका जीरंड है। ठीक है, अब ये अगर पार्टिसिपल है तो इसके बाद ये काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का। तो इसके बाद ये जो आया है ये क्या है, नाउन है। और अगर ये नाउन है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन ही तो बनता है। और इसी नाउन के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में वर्ब यूज करेंगे। अब ये नाउन प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बाइट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और वर्ब होती है हमारी, वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब लिंकिंग वर्ब किसको बोलते हैं, देखो लिंकिंग वर्ब, लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक आपने वर्ड सुना होगा बहुत बार, है ना, बोलते भी हैं कि लिंक निकाल ले या फिर ऐसे कुछ कर ले। या फिर कि कोई भी जैसे नहर होती है उसके लिए बोला जाता है वो लिंक। जैसे मान लो बोल दिया कि यमुना लिंक, इसका मतलब वो जो भी नहर है वो कहाँ से निकाली गई है, यमुना नदी से निकाली गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने कहीं ना कहीं इस लिंक वर्ड को जरूर सुना होगा। अब लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अब लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब क्या काम करेगी, लिंकिंग वर्ब भी जोड़ने का ही काम करेगी। अब ये जोड़ेगी किसको, ये आपको पता होना चाहिए, ये जोड़ेगी सब्जेक्ट को। और किससे जोड़ेगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ेगी, सब्जेक्ट को जोड़ेगी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, जैसे आप सिंपल सा जो इजमार और वाजवर होती है ना, ये आती है हमारी लिंकिंग वर्ब के अंडर। जैसे मैंने लिख दिया आई एम ए टीचर, सिंपल सा सेंटेंस है, आई एम ए टीचर। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये बोला, देखो आई क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट है, ये एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं। मैंने क्या बोला था, इजमार वाजवर जब भी कोई और मेन वर्ब प्रेजेंट ना हो तो ये खुद ही किस फॉर्म में आ जाती है, मेन वर्ब की फॉर्म में आ जाती है। तो ये क्या है, आई एम आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, अभी ए टीचर लिखा हुआ है, अब देखो आई और ए टीचर दोनों सेम ही है या अलग अलग चीजें हैं, भाई मैंने बोला मैं एक टीचर हूँ, इसका मतलब मैं ही क्या हूँ, टीचर हूँ। आई और टीचर दोनों एक ही इंसान तो है, अलग अलग तो नहीं है। अगर अलग अलग नहीं है इसका मतलब इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब किसको जोड़ने का काम करेगी, सब्जेक्ट को जोड़ेगी। किसके साथ में जोड़ेगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ेगी। तो ये सब्जेक्ट था, इसने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ दिया। और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जनरली आपका या तो रहता है एडजेक्टिव या फिर क्या रहता है, नाउन रहता है। एडजेक्टिव और नाउन जो है वो आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे आपके काम आता है, ये कॉन्सेप्ट आपका काम आता है इट में। जब हम इट का यूज पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपकी ये लिंकिंग वर्ब है, ये काम आएगी। कैसे काम आएगी, देखो जैसे आपको बताना है, आपको इंग्लिश बनानी है, मैं हूं की इंग्लिश अगर आपसे कोई पूछे तो आप जैसे मैं बता सकती हूँ, मैं की इंग्लिश क्या हो गई आई, और हूं की इंग्लिश क्या बन गई एम। तो मैंने क्या बता दिया, आई एम। अब बनाने को तो अगर आप ट्रांसलेशन करोगे तो मैं हूं की इंग्लिश आई एम सही होनी चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग होना। ठीक है, अब यहाँ पे आई एम हो गया पर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है, देखो आई तो आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, अब एम क्या है आपकी लिंकिंग वर्ब है। अब अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। अब ये जोड़ेगी किसको, इसका काम तो अधूरा रह गया। इधर हमारे पास सब्जेक्ट तो है लेकिन यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो मिसिंग है, इसका काम कैसा रह गया, अधूरा रह गया। और सेंटेंस में कभी भी चीजें अधूरी नहीं छोड़ी जाती, कोई मीनिंग अधूरा नहीं रहता, हमेशा उसको
कंप्लीट मीनिंग ही देना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इट इज आई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये भी सुना होगा बहुत बार, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं इट्स मी, लिख देते हैं ना, बहुत सारे लोग लिखते हैं इट्स मी। अभी इट्स मी या फिर इस ये जो अपोस्ट्रोफी एस है इसका मतलब और कुछ नहीं, इज ही है। इट इज मी कहना क्या हो जाता है, गलत होता है। अभी गलत क्यों होता है, देखो लिंकिंग वर्ब है ना, जोड़ेगी किसको, सब्जेक्ट को। किससे जोड़ेगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ेगी। अब कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसका है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से कौन से केस लिखा जाएगा यहाँ पे, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में क्या पता होना चाहिए, जो लिंकिंग वर्ब होती हैं वो क्या करेंगी, सब्जेक्ट को जोड़ेंगी, किसके साथ में जोड़ेंगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ में जोड़ेंगी, ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से ही हम बाद में केस भी कौन सा लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब। इसके अलावा आपकी एक होती है स्टेटिव वर्ब, ठीक है। अब स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, देखो स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो स्टेट बताने का काम करती है, ठीक है। स्टेट कैसे बताएगी, इसी को हम बोलते हैं परमानेंट एक्शन वर्ब, भी इनको बोल देते हैं हम लोग, परमानेंट एक्शन वर्ब। अब परमानेंट एक्शन वर्ब बोलने का मतलब क्या है, ये जो है इनमें कभी भी, इनको हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, हमेशा परमानेंट एक्शन में ही यूज करेंगे। जैसे कुछ वर्ब होती हैं इसके अंदर, जैसे सी है, हियर है, ठीक है, फील है, स्मेल है, टच है, ठीक है। इसके अलावा आपकी हुई हैव है, ओन है, बिलोंग है, थिंक है, रिमेम्बर है, नो है, रिजेंबल है, अपीयर है, ठीक है। ये सारी की सारी वर्ब हमारी कौन सी होती है, स्टेटिव वर्ब होती है। और स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या हुआ, हमेशा इनको या तो यूज किया जाएगा इंडेफिनिट में या फिर यूज किया जाएगा परफेक्ट में। इनको हम ना तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते और ना ही हम इनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर देते, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब का आपको ध्यान रखना है, कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब का ध्यान रखना है, कौन सी होती है और इनका काम क्या होता है, किसको किससे जोड़ेंगी, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ेंगी। और जहां भी लिंकिंग वर्ब आ जाए वहां कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना, आपको इसमें आगे काम आएगी। इसके अलावा हमने पढ़ा क्या, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो चेंज हो जाती हैं टाइम के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नॉन फाइनाइट जो चेंज नहीं होती हैं। आगे हमने नॉन फाइनाइट के टाइप्स पढ़े थे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होंगी जिनको अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए है, इंट्रांजिटिव वो होंगी जिनको अपने बाद हमेशा कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए है, ठीक है। ये हमने वर्ब के सारे टाइप देख लिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देख लिया, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।